हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए, हम जो हमारी यूजीसी नेट वाली सीरीज है उसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो टॉपिक चल रहा है लोकतंत्र। ठीक है, लोकतंत्र के बारे में हमने 3 सिद्धांत देख लिए। आज हमारा जो सिद्धांत है, आज हमारा सिद्धांत है लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत। ठीक है, ये सिद्धांत हम देखेंगे। इस सिद्धांत में हमने किसके समर्थक को देखना है? कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंगल्स, एंटोनियो ग्राम्सी, लेनिन और रोजा लक्जमबर्ग। ठीक है, इन विद्वानों को हमने मार्क्सवादी सिद्धांत के अंतर्गत देखना है। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि ये जो सिद्धांत है इस सिद्धांत की क्या मान्यता है। ठीक, तो सबसे पहले देखिए, जो ये सिद्धांत है इस सिद्धांत में जो तर्क है वो तर्क क्या है? इस सिद्धांत का तर्क है कि देखिए, जो पूंजीवादी समाज है वो अन्याय पर आधारित है। ठीक है, जो पूंजीवादी सिद्धांत है उसका आधार क्या है? उसका आधार अन्याय है। कैसे अन्याय है उसका आधार? क्योंकि इससे केवल एक वर्ग के हितों की पूर्ति होती है, पूंजीवाद के हितों की पूर्ति होगी, और जो दूसरा सर्वहारा वर्ग है, सर्वहारा वर्ग के हितों की पूर्ति नहीं हो पाएगी। ठीक है, कि इससे केवल क्या होगी? केवल बुर्जुआ जो वर्ग है, जो पूंजीपति वर्ग है, जो पूंजीपति वर्ग है, पूंजीवादी वर्ग है, उस वर्ग का तो क्या होगा? लाभ होगा, उस वर्ग को लाभ होगा। लेकिन जो श्रमिक वर्ग है, जो सर्वहारा वर्ग है, उस वर्ग का इस समाज में क्या होता है? शोषण होता है। ठीक है, तो इसलिए जो मार्क्सवादी विचारधारा है उसका तर्क यही है कि जो पूंजीवादी समाज है वो अन्याय पर आधारित है। ठीक है, दूसरा, इसमें उन्होंने सर्वहारा क्रांति की बात कही है। सर्वहारा क्रांति से क्या होगा? सर्वहारा वर्ग की तानाशाही की स्थापना होगी। ठीक है, सर्वहारा वर्ग की तानाशाही की स्थापना होगी, पूंजीवाद समाप्त होगा। इससे क्या होगा? समाजवाद की स्थापना होगी। समाज में जो वर्ग है, वर्ग भेद समाप्त होंगे, और जब वर्ग भेद समाप्त हो जाएंगे तो एक साम्यवादी व्यवस्था उदय होगी। ठीक है, साम्यवादी व्यवस्था उत्पन्न हो जाएगी जिसमें कि वर्ग, समाज में कोई भी वर्ग नहीं रहेगा, सभी लोग समान होंगे। और ये क्या होगा? जब साम्यवादी व्यवस्था स्थापित हो जाएगी तो ये पूर्ण लोकतंत्र की अवस्था होगी। ठीक है, इसे उन्होंने साम्यवादी अवस्था को, जो मार्क्सवादी विचारक है, मार्क्सवादी विचारकों ने पूर्ण लोकतंत्र की अवस्था माना है। ठीक है, अब देख लेते हैं इस सिद्धांत में जो ये विचारधारा है, मार्क्सवादी विचारधारा, इसका विश्लेषण कितने भागों में किया गया है? 3 भागों में किया गया है। कौन कौन से 3 भाग हैं? सबसे पहले तो है बुर्जुआ लोकतंत्र का खंडन। तो देखिए, उन्होंने जो यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका है, जो ब्रिटेन है, ठीक है, यहाँ की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसे क्या कहा है? बुर्जुआ लोकतंत्र। ठीक है, बुर्जुआ लोकतंत्र। क्यों बुर्जुआ लोकतंत्र कहा है? मार्क्सवादी विचारकों का मानना है कि जो ये देश है, इन देशों में जो शासन कार्य हैं वो केवल एक छोटे वर्ग के पास ही केंद्रित है। सारी राजनीतिक, आर्थिक जो शक्ति है, सारी राजनीतिक, आर्थिक और जो सैन्य शक्ति है वो किसके पास है? एक छोटे वर्ग के पास केंद्रित है। और इससे क्या होगा? जो जनसामान्य वर्ग है, जनसामान्य वर्ग का शोषण हो रहा है, और इसलिए जो ये व्यवस्था है, ये व्यवस्था कैसी है? ये व्यवस्था लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है, क्योंकि इसमें समाज के एक बड़े वर्ग का शोषण हो रहा है। ठीक है, ये एक तो ये विचारधारा थी मार्क्सवादियों की। दूसरी, सर्वहारा वर्ग की तानाशाही। देखिए, सर्वहारा वर्ग की तानाशाही के बारे में उनका क्या कहना था? मार्क्सवादियों का क्या कहना था कि देखिए, जो राज्य होगा, राज्य का जो स्वरूप होगा, यदि वो समाज के आर्थिक ढांचे पर निर्भर है, ठीक है, आर्थिक व्यवस्था के आधार पर निर्भर है, तो इससे क्या होगा? सर्वहारा वर्ग जो होगा वो क्रांति करेगा, सर्वहारा वर्ग की क्रांति होगी, और इस क्रांति से क्या होगा? इस क्रांति में जो अर्थव्यवस्था है और जो राजनीति है, इसमें आमूलचूल परिवर्तन होंगे, दोनों में बदलाव होंगे, अर्थव्यवस्था में भी, राजनीति में भी। और जो उत्पादन के साधन है, उत्पादन के साधनों पर मजदूर और किसान वर्ग का वर्चस्व स्थापित हो जाएगा। ठीक है, जो सर्वहारा वर्ग है वो क्रांति करेगा, और क्रांति करके उत्पादन के साधनों को अपने हाथ में ले लेगा। फिर जो पूंजीवादी व्यवस्था थी, पूंजीवादी व्यवस्था में जो राजनीतिक सत्ता, सेना, पुलिस, न्यायालय, ये सब पूंजीपतियों के या एक छोटे वर्ग के हाथ में थे। इन सब संस्थाओं पर किसका एकाधिकार हो जाएगा? सर्वहारा वर्ग का एकाधिकार हो जाएगा। ठीक है, और फिर जब ये सर्वहारा वर्ग का एकाधिकार हो जाएगा तो ये कैसी अवस्था होगी? अस्थायी अवस्था होगी। ये ऐसा नहीं कि स्थायी रहेगी, ये अस्थायी अवस्था होगी। जब ये अवस्था आएगी सर्वहारा वर्ग का, जब इन संस्थाओं पर अधिकार हो जाएगा, तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जो सर्वहारा वर्ग है, सर्वहारा वर्ग 2 कार्य करेगा। कौन कौन से 2 कार्य करेगा? एक तो पूंजीवाद का दमन करेगा। ठीक है, कि जो ये सारी संस्थाएं हैं, इन संस्थाओं पर जब सर्वहारा वर्ग का एकाधिकार हो जाएगा तो सर्वहारा वर्ग धीरे धीरे इन संस्थाओं को खत्म करने की कोशिश करेगा। दूसरा, जो समाज में कुछ बचे हुए पूंजीपति वर्ग रह गए हैं,
या कुछ ऐसे कार्य रह गए हैं जो कि पूंजीवाद को प्रोत्साहित करते हो, तो सर्वहारा वर्ग क्या करेगा, उनके दमन का प्रयास करेगा, ठीक है, उनको खत्म करेगा। पूंजीवाद के दमन करने का एक कारण ये भी है कि प्रतिक्रांति ना हो, ठीक है। प्रतिक्रांति का मतलब क्या है कि जो पूंजीवाद का सर्वहारा वर्ग विनाश करने का प्रयास कर रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि पूंजीपति वर्ग दोबारा से उदय हो जाए और दोबारा से उदय होकर वो सर्वहारा वर्ग को क्या करे, सर्वहारा वर्ग को सत्ता से हटा दे और अपना आधिपत्य स्थापित कर ले। तो प्रतिक्रांति ना होने देने के लिए पूंजीवाद का दमन करना होगा। और दूसरा कार्य सर्वहारा वर्ग क्या करेगा कि इधर तो पूंजीवाद का दमन करता रहेगा और इधर समाजवाद की स्थापना करता रहेगा। सर्वहारा वर्ग को क्या करना है, समाजवाद की स्थापना करनी है। ये कैसे करनी है कि जो वर्ग शोषण होगा, ठीक है, वर्ग शोषण को समाप्त करना होगा। सर्वहारा क्रांति आ जाएगी जब, तो वर्ग शोषण समाप्त होगा, और जब वर्ग शोषण समाप्त हो जाएगा तो वर्ग भेद भी समाप्त हो जाएगा। दो वर्गों में आपसे जो भेद होता है वो भेद भी समाप्त हो जाएगा। जब वर्ग भेद समाप्त हो जाएगा तो राज्य की स्थापना किस लिए की जाती है, वर्गों के लिए, संगठनों के लिए, ठीक है, संगठनों के काम की देखरेख के लिए। तो अगर वर्ग भेद ही समाप्त हो गए तो राज्य का अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा, ठीक है, राज्य भी नहीं रहेगा, राज्य विहीन समाज होगा। जब समाज राज्य विहीन हो जाएगा तो ऐसा राज्य क्या होगा, ऐसा राज्य एक आदर्श राज्य होगा, ठीक है, आदर्श राज्य कहलाएगा। ये था सर्वहारा वर्ग की तानाशाही, जो कि मार्क्सवादियों की एक विचारधारा है, ठीक है, लोकतंत्र के बारे में। फिर आदर्श साम्यवादी समाज या फिर विशुद्ध लोकतंत्र, ठीक है। आदर्श साम्यवादी समाज, तीसरा जो ये विचारधारा है, इस विचारधारा का जो तीसरा तत्व है वो है आदर्श साम्यवादी समाज, जिसे कि इस विचारधारा के जो मानने वाले हैं उनका मानना है कि वो विशुद्ध लोकतंत्र है, ठीक है। कैसे विशुद्ध लोकतंत्र है कि देखिए, उनका मानना है कि जो मार्क्सवाद है, मार्क्सवाद का सबसे अंतिम लक्ष्य क्या है, साम्यवाद की स्थापना अंतिम लक्ष्य है, ठीक है। तो देखिए, जब आदर्श व्यवस्था स्थापित होगी, जब समाजवाद स्थापित हो गया, तो समाजवाद स्थापित होने को भी आप पूर्णतः लोकतांत्रिक नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं, क्योंकि समाजवाद की स्थापना हुई है। मान लीजिए जो पूंजीपति वर्ग है, पूंजीपति वर्ग का तो पूर्ण रूप से विनाश हो गया, ठीक है, पूंजीपति वर्ग तो खत्म हो गया पूरी तरीके से। लेकिन जो सेना, पुलिस, ये दमन के उपकरण हैं, दमनकारी संस्थाएं हैं, इस संस्थाओं का समाजवाद में विनाश नहीं होता है, ये संस्थाएं पाई जाती है, ठीक है। और इसीलिए ये अवस्था क्या है, समाजवाद की जो अवस्था है, समाजवाद की अवस्था पूर्णतः लोकतांत्रिक नहीं है। बल्कि आपको क्या करना है कि आपको राज्य को समाप्त करना है। राज्य समाप्त होगा तो लोगों के बीच में एक सामाजिक भावना पैदा होगी, और जब सामाजिक भावना पैदा होगी तो प्रत्येक व्यक्ति सामाजिक हित की दृष्टि से कार्य करेगा, ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति ये सोचेगा कि मैं जो भी कार्य करूं उसका समाज के लिए क्या हित है, समाज के लिए वो कार्य कैसे अच्छा हो सकता है, ठीक है। और इसमें फिर क्या होगा कि इसमें व्यक्ति को जो वेतन होगा वो वेतन उसकी आवश्यकता के अनुसार दिया जाएगा। मान लीजिए एक व्यक्ति है, वो व्यक्ति मजदूरी कर रहा है, लेकिन उसकी जो धन प्राप्त करने की जो उसकी आवश्यकता है वो कितनी है, वो एक आईएएस ऑफिसर के लेवल की है, तो उसे जो सैलरी मिलेगी वो आईएएस ऑफिसर के लेवल की मिलेगी। मान लीजिए एक आईएएस ऑफिसर है, लेकिन उसके पास में धन या संसाधन अधिक है, ठीक है, अपना जो बेहतर जीवन यापन वो कर रहा है, तो उससे क्या होगा कि उसे जो सैलरी मिलेगी वो सैलरी उसकी आवश्यकता के अनुसार मिलेगी, कि उसकी जितनी आवश्यकता है उतनी उसकी सैलरी उसे मिल जाए। तो इनका कहना है कि जबकि जो समाजवाद होता है, समाजवाद में क्या होता है, समाजवाद में काम के अनुसार वेतन दिया जाता है, ठीक। तो इस तरह क्या होगा, जिन लोगों की आवश्यकताएं ज्यादा है, तो अगर उन्हें काम के अनुसार वेतन दिया जा रहा है तो उनकी सारी आवश्यकताएं पूर्ति नहीं हो पा रही, इस तरीके से क्या होगा, ऐसे एक साम्यवादी अवस्था नहीं है, पूर्ण लोकतंत्र नहीं है। आपको क्या करना है कि साम्यवादी अवस्था लानी है, जिसमें कि व्यक्ति को जो वेतन हो, वेतन उसके काम के अनुसार ना मिले बल्कि उसकी आवश्यकता के अनुसार मिले, जिसमें ये दमन के उपकरण, सेना या पुलिस, ये सब चीजें ना हो, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति में सामाजिक भावना हो, ठीक है। ऐसी अवस्था आपको लानी है, और यही अवस्था क्या कहलाएगी, यही अवस्था पूर्ण लोकतंत्र कहलाएगी, क्योंकि इस लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति समाज के लिए और समाज प्रत्येक व्यक्ति के लिए कार्य करेगा, ठीक है। यह है मार्क्सवादियों की विचारधारा लोकतंत्र के बारे में। अब हम देख लेते हैं कि जो ये सिद्धांत है, इस सिद्धांत की आलोचना क्यों की जाती है, किन वजहों से इसकी आलोचना की जाती है। तो सबसे पहले तो इसकी आलोचना यही है कि ये एक तरफा लोकतंत्र है।
एक तरफा लोकतंत्र कैसे है कि केवल ये श्रमिक वर्ग को तो ध्यान में रख रहा है, ठीक है, श्रमिक वर्ग को तो ध्यान में रख रहा है, लेकिन जो व्यवसायी हैं उन लोगों को ये ध्यान में नहीं रख रहा, और इस तरीके से ये क्या है, उनका ये खात्मा करने की, उनको ये समाप्त करने की बात कर रहा है। तो ये एक तरफा लोकतंत्र है, क्योंकि लोकतंत्र जो है वो तो सभी व्यक्तियों को समान सम्मान देने की बात करता है, ठीक है। दूसरा, विरोधी विचारधारा को दबाना, कि जो लोकतंत्र में हम पूंजीवादी विचारधारा को तो दबा रहे हैं, और जो समाजवादी या साम्यवादी विचारधारा है उसे हम बढ़ावा दे रहे हैं। जबकि लोकतंत्र में क्या होता है, लोकतंत्र में सभी विचारधाराओं का सम्मान किया जाता है। तो ये भी एक उनकी आलोचना का मुख्य बिंदु है। फिर वर्गहीन समाज संभव नहीं, ये आपको भी पता है कि वर्गहीन समाज कहीं भी संभव नहीं है। रूस और चीन में समाजवादी क्रांति हुई है, समाजवादी व्यवस्था वहां पर स्थापित हो गई है, लेकिन फिर भी वहां पर वर्गहीन समाज आज तक संभव नहीं हो पाया है। तो वर्गहीन समाज तो संभव है ही नहीं किसी भी जगह पर, किसी भी स्थान पर। तो इस आधार पर भी इसकी आलोचना की जाती है, ठीक है। ये देख लिया हमने लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत। अब इससे संबंधित जो प्रमुख विचारक है, जो प्रमुख विद्वान है, उनको हम एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कार्ल मार्क्स को। तो देखिए, हमारे जो सबसे पहले विद्वान है इसमें मार्क्सवादी विचारधारा में, वो कार्ल मार्क्स ही है, ठीक है। कार्ल मार्क्स ने लोकतंत्र के बारे में क्या कहा था, ये हम देख लेते हैं। सबसे पहले इनकी पुस्तकें देखनी है हमें। तो सबसे पहले इनकी पुस्तकें हम देख लेते हैं। इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिकल मैन्यूस्क्रिप्ट 1844, द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी 1847, The Communist Manifesto 1848, A Contribution to the Critique of Political Economy 1859, फिर दास कैपिटल जो कि 3 वॉल्यूम में प्रकाशित हुई थी 1867 में, 1885 में और 1894 में। और दास कैपिटल को ही मार्क्सवादी विचारधारा का बाइबल भी कहा जाता है, ठीक है। फिर द गोथा प्रोग्राम 1891। देखिए, ये जो पुस्तकें मैंने यहाँ पर दी है, ये सारी पुस्तकें वैसी पुस्तकें दी हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। तो इसलिए आपको सारी बुक्स याद करनी है। आप चाहे जैसे भी याद करें, पर बुक्स आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद देखिए, इनका जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत में हमने जो मार्क्सवादियों के बारे में जो सबसे पहले सिद्धांत के बारे में देख लिया है। मार्क्सवादी सिद्धांत में ज्यादातर चीजें वही आनी है सबकी, इसलिए मैं ज्यादा डीपली यहाँ किसी भी चीज को लेकर नहीं चल रही हूँ, ठीक है। इन्होंने पूंजीवादी लोकतंत्र के बारे में क्या कहा, पूंजीवादी लोकतंत्र को इन्होंने एक छलावा कहा है। क्यों छलावा कहा है? इनका कहना था कि देखिए, जो राज्य है वो केवल धनी वर्ग का तो हितों की रक्षा करता है, लेकिन जो निम्न वर्ग होता है, निम्न वर्ग का वो शोषण करता है। इसलिए उन्होंने पूंजीवादी लोकतंत्र को एक छलावा कहा है। दूसरा, वर्ग संघर्ष अभी हमने देख लिया है। उनका मानना था कि उत्पादन के जो साधन हैं उन पर जब तक निजी स्वामित्व रहेगा तब तक लोकतंत्र नहीं आ सकता, तब तक क्या रहेगा, पूंजीपति वर्ग का शासन रहेगा, ठीक है। फिर थर्ड है सर्वहारा वर्ग की तानाशाही। ये मैंने अभी आपको बता ही दिया है, सर्वहारा वर्ग की तानाशाही कैसे होगी, क्रांति होगी, ठीक है। सर्वहारा वर्ग की क्रांति होगी, क्रांति से समाजवाद उत्पन्न होगा, समाजवादी विचारधारा आएगी, और समाजवादी से फिर साम्यवादी विचारधारा, ठीक है, साम्यवादी विचारधारा उत्पन्न होगी। तो ये क्या हो गई, ये हो गई सर्वहारा वर्ग की तानाशाही। उसके बाद राज्य विहीन समाज, जब साम्यवादी शासन स्थापित हो जाएगा तो राज्य में कोई वर्ग नहीं रहेगा, ठीक है। कोई वर्ग नहीं रहेगा तो राज्य का कार्य भी कुछ नहीं रहेगा, और राज्य क्या होगा, राज्य समाप्त हो जाएगा। वास्तविक लोकतंत्र, जब राज्य समाप्त हो जाएगा तो जनता समाज के लिए और जो समाज है वो जनता के लिए कार्य करेगा। इस स्थिति को ही उन्होंने क्या कहा है, इस स्थिति को ही उन्होंने वास्तविक लोकतंत्र कहा है। तो ये है मार्क्सवाद की विचारधारा लोकतंत्र के बारे में, ठीक। ज्यादा डीपली मैं ऐसे नहीं पढ़ा रही हूँ, क्योंकि ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको समझ ना आए। आप एक बार जो मैंने सिद्धांत आपको पढ़ाया है, जो मैंने स्टार्टिंग में सिद्धांत पढ़ाया, उसे आप ध्यान से पढ़ लीजिए। तो जो कार्ल मार्क्स की विचारधारा है या फिर मार्क्सवादियों की जो भी विचारधारा है, वो विचारधारा आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा। आपको पता चलेगा कि सारी चीजें लगभग सेम ही है, एक जैसी ही है। इसमें कोई ऐसा अंतर नहीं है कि कोई, अगर कुछ अंतर ऐसा हुआ कि वो एक विद्वान से दूसरे विद्वान ने कुछ अंतर दिया है, तो वो मैं आपको जरूर बताऊंगी, ठीक है। वो ऐसा नहीं है कि मैं स्किप कर दूंगी। अब देखिए, जो दूसरे विचारक है हमारे फ्रेडरिक एंगल्स, ठीक है। फ्रेडरिक एंगल्स क्या थे, ये कार्ल मार्क्स के मित्र थे, कार्ल मार्क्स के मित्र थे, उनके करीबी थे फ्रेडरिक एंगल्स, और वैज्ञानिक समाजवाद के सह संस्थापक भी थे।
वैज्ञानिक समाजवाद के सह संस्थापक कौन थे? फ्रेडरिक एंगल्स। इनकी पुस्तकें हम देख लेते हैं कौन कौन सी है। देखिए फ्रेडरिक एंगल्स जो है वो हमारे जो सिलेबस है, हमारे सिलेबस में अलग से उस विद्वान को नहीं दिया गया है। तो यहाँ आपको कुछ विद्वान ऐसे भी देखने पड़ेंगे जो कि हमारे सिलेबस में नहीं दिए हुए हैं, क्योंकि एनटीए जो है, एनटीए बहुत चतुराई से आपको सिलेबस दे रहा है, सिलेबस उसने दिया हुआ है, लेकिन उस सिलेबस में उसने जो विद्वान दे दिए हैं, बच्चे क्या गलती करते हैं कि पर्टिकुलर वही विद्वान पढ़ते हैं। लेकिन आपको ये भी देखना है कि जो उन्होंने सिद्धांत दिए हुए हैं, ठीक है, जो उन्होंने फर्स्ट यूनिट दी है, फर्स्ट यूनिट में जितने भी सिद्धांत है, उस सिद्धांत से संबंधित जितने भी विद्वान हैं, उन विद्वानों को आपको पढ़ना पड़ेगा। आपको ये समझ के नहीं छोड़ना है कि इसमें हमें सिर्फ क्या करना है, सिर्फ राजनीतिक सिद्धांत पढ़ने और कुछ नहीं करना, नहीं, उसमें आपको सिद्धांत पढ़ने पड़ेंगे, विद्वानों को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अक्सर कर एनटीए क्वेश्चन वहीं से पूछते हैं जो कि सिलेबस में छिपी हुई चीजें होती हैं, ठीक है। तो देखिए फ्रेडरिक एंगल्स जो है वो क्या थे, वो कार्ल मार्क्स के सबसे करीबी मित्र भी थे और वैज्ञानिक समाजवाद के सह संस्थापक भी थे। इनकी पुस्तकें प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिज्म 1847, एंटी ड्यूरिंग 1878, द ओरिजिन ऑफ द फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट 1884 और सोशलिज्म यूटोपियन एंड साइंटिफिक, इसका प्रकाशन हुआ 1880 में, ठीक है। तो देखिए ये तो हमने देख ली बुक्स। अब लोकतंत्र संबंधी इनके विचार देख लेते हैं। लोकतंत्र संबंधी विचारों में इनके वही होगा, क्रांति का साधन। इन्होंने जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र को क्रांति के लिए अनिवार्य चरण माना था। उनका मानना था कि देखिए जो अगर आपको क्रांति लानी है, सर्वहारा वर्ग की क्रांति लानी है, तो सर्वहारा वर्ग की क्रांति लाने के लिए ये अनिवार्य है कि लोकतंत्र को आप लाए, ठीक है, लोकतंत्र व्यवस्था स्थापित हो। क्रांति का साधन इन्होंने माना। कैसे माना क्रांति का साधन? कि देखिए क्रांति का जो पहला चरण होता है, वो पहला चरण क्या होता है? लोकतांत्रिक संविधान की स्थापना। लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र वह अंतिम मैदान है जहां पूंजीवाद प्लस सर्वहारा के बीच में लड़ाई लड़ी जाती है। इनका मानना था कि देखिए जो लोकतंत्र है वो क्रांति का साधन है। कैसे क्रांति का साधन है? कि जो क्रांति का सबसे पहला चरण होगा, वो चरण क्या होगा? लोकतांत्रिक संविधान की स्थापना। जब लोकतांत्रिक संविधान स्थापित हो जाएगा, लोकतांत्रिक संविधान स्थापित होने के बाद में लोकतांत्रिक व्यवस्था भी स्थापित हो जाएगी, ठीक है। और लोकतांत्रिक व्यवस्था जब स्थापित होगी तो उनका मानना था कि जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र को आपको पता है कि लोकतंत्र में पूंजीपति वर्ग को ज्यादा महत्व दिया जाता है, पूंजीपति वर्ग के आर्थिक हितों की ज्यादा वृद्धि होती है। और जब ऐसा कुछ होगा, जब लोकतांत्रिक व्यवस्था ऐसी होगी कि वहां उच्च वर्ग को या अमीर वर्ग को ज्यादा प्रोत्साहन दिया जा रहा है, गरीब वर्ग को कम प्रोत्साहन दिया जा रहा है, तो इससे क्या होगा? इससे दोनों वर्गों के बीच में लड़ाई होगी। और लोकतंत्र ये अंतिम मैदान है कि जब लोकतांत्रिक व्यवस्था आ जाएगी, लोकतांत्रिक व्यवस्था के बाद ही क्रांति होगी, ठीक है। और वो इसलिए उन्होंने कहा कि वो अंतिम मैदान है जहां पर पूंजीवाद और सर्वहारा वर्ग के बीच में अंतिम लड़ाई लड़ी जाएगी, ठीक है। फिर उन्होंने बुर्जुआ लोकतंत्र की कुछ सीमाएं बताई। उनका मानना था कि देखिए जो पूंजीवादी देश हैं, वहां पर जो लोकतंत्र है वो केवल ऊपरी ढांचा है और इसमें जो राज्य है वो पूंजीपतियों का प्रबंधक बोर्ड है। जो सार्वभौमिक मताधिकार है वो मजदूर वर्ग की परिपक्वता मापने का पैमाना है, यह अंतिम लक्ष्य नहीं है। पहले तो है कि जो पूंजीवादी देश है वो लोकतंत्र को केवल ऊपरी ढांचे के रूप में प्रयोग करते हैं कि ऊपर से तो दिखाई देता है कि पूंजीवाद है, जनता का शासन है, सभी लोगों के समान शासन में भागीदारी है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस ऊपरी ढांचे के अंदर क्या क्रिया होती है? अंदर इसमें जो राज्य है, राज्य पूंजीपतियों का प्रबंधक बोर्ड होता है, ठीक है। राज्य पूंजीपतियों के हितों की पूर्ति के लिए प्रयास करता है, ठीक। उसके बाद उन्होंने कहा था कि एक सीमा ये भी है कि जो सार्वभौमिक मताधिकार है, सार्वभौमिक मताधिकार केवल एक ऐसा साधन है जिससे ये मापा जा सके कि जो मजदूर वर्ग है वो कितना परिपक्व है, कितना जागरूक है, कितना जागरूक होकर मजदूर वर्ग वोट दे रहा है। इससे ज्यादा ये कुछ नहीं है, अंतिम लक्ष्य सार्वभौमिक मताधिकार नहीं है, ठीक है। तीसरा सर्वहारा अधिनायकवाद मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक। फोर्थ है राज्य का मुरझाना। तो कार्ल मार्क्स ने तो राज्य समाप्ति की बात कही थी, इन्होंने फ्रेडरिक एंगल्स ने राज्य मुरझाने के बारे में कहा था। इन्होंने कहा था कि देखिए जब राज्य की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है, वर्गहीन समाज होगा, राज्य की आवश्यकता नहीं होगी, तो अगर राज्य को हमने समाप्त भी नहीं किया, तो वो अपने आप ही मुरझा जाएगा और मुरझाकर समाप्त हो जाएगा। इनका कहना था कि देखिए आपने एक पेड़ लगाया है, ठीक है,
उस पेड़ की आपको जब आवश्यकता नहीं रही तो आप क्या करें, आप आपने अगर वो पेड़ काटा नहीं है तो आपको क्या करना है कि आपने उस पेड़ को देखभाल करनी बंद कर देनी है, उसको हवा पानी देना बंद कर देना है। जब आप पेड़ को हवा पानी देना बंद कर दोगे, देखभाल करनी बंद कर दोगे, तो वो अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। यही उन्होंने राज्य के बारे में बताया था कि जब साम्यवादी व्यवस्था होगी, अगर आप राज्य को स्वयं भी समाप्त नहीं कर रहे हो तो राज्य को भी एक तरह से जब हवा पानी नहीं मिलेगी, राज्य को कोई समर्थन नहीं मिलेगा, तो राज्य क्या हो जाएगा, राज्य मुरझाकर अपने आप समाप्त हो जाएगा। ठीक है, और जब राज्य समाप्त हो जाएगा तो पूर्ण लोकतंत्र क्या है, पूर्ण लोकतंत्र स्थापित हो जाएगा। ठीक है, पूर्ण लोकतंत्र अपने आप स्थापित हो जाएगा। अब देखिए, हमने फ्रेडरिक एंगल्स को भी देख लिया, इन्होंने अपने मार्क्सवाद के बारे में, मार्क्सवादी लोकतंत्र के बारे में क्या सिद्धांत दिए थे। अब जो हमारे 3 बाकी रह गए हैं, 3 बाकी विद्वान रह गए, उन विद्वानों को हम कल के लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। लेक्चर आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।